हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का TWG के ISPCS क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और यह एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया गया है जिसमें सिर्फ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। उन्हीं से रिलेवेंट इसमें सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग हमारे जो TWG वाले बच्चे हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो भी क्या करें, इस चैनल से जुड़ जाए। जो आगे के एग्जाम के लिए उनके लिए क्या होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। देखिएगा, हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके चलने वाले हैं जिसमें मैं आपको इस TWG के ISPCS तो TWG के ISPCS चैनल पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं डिजास्टर। क्या बोलते हैं भाई? डिजास्टर। क्या हुआ भाई? डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या हुआ? डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन वाले टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और ये नियर अबाउट आपके ये डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक है ना भैया, ये कहाँ पर आता है, किस पेपर में आता है? तो आप जानते हैं जीएस के कुल कितने पेपर होते हैं मेरे भाई? तो जीएस के कुल 4 कितने होते हैं? 4। तो जीएस के जो 4 पेपर होते हैं ना, उसी में से जीएस पेपर जो थर्ड है, जीएस पेपर थर्ड, तो जीएस पेपर थर्ड के जीएस पेपर थर्ड, तो जीएस पेपर थर्ड में ही आपका क्या आता है? डिजास्टर मैनेजमेंट। अब यहाँ से आपके प्री एंड द मेंस, तो प्री एंड द मेंस में आपको बताऊं तो प्री में नियर अबाउट 2 क्वेश्चन और वहीं 1 से 2 क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? आपके मेंस में मिलते हैं। अब ये जीएस पेपर किसका मुद्दा है? तो जीएस पेपर थर्ड में। तो आप कहेंगे सर जीएस पेपर थर्ड में और क्या क्या आती चीज़ें आते हैं? जीएस पेपर थर्ड में और सारी कौन कौन से टॉपिक आते हैं? तो जीएस पेपर थर्ड में ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसी में आपका क्या आता है? अर्थशास्त्र आता है। क्या आता है? अर्थशास्त्र, अर्थात आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था आता है, इसी में आता है। इसी में दूसरा जो आता है विज्ञान प्रौद्योगिकी। विज्ञान प्रौद्योगिकी, इसी में कौन आएगा? विज्ञान प्रौद्योगिकी आएगा। इसी में कौन आएगा? आपका आएगा पर्यावरण। कौन आएगा? पर्यावरण के मुद्दे आएंगे। इसी में कौन सा आएगा? आपका सुरक्षा आएगा। और पांचवा जो आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन। तो इस टॉपिक को, इसमें कुल ये 4 सेगमेंट है और इसी में एक छोटा टॉपिक है आपदा प्रबंधन। लगभग 8 से 10 क्लास में ये चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपका छोटा सा टॉपिक है आपदा प्रबंधन, ये समाप्त हो जाएगा। अब इससे बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा ना। तो हम लोग हर एक तथ्यों पे विधिवत तरीके से बात करते हुए बढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई डिजास्टर मैनेजमेंट। अब इस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। आप बढ़िया से इसके नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है? आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा। तो आइए, हम लोग ये बात तो समझ पा रहे हैं, पर आइए जरा से देख लेते हैं आपदा प्रबंधन में सिलेबस में क्या क्या है। आप समझ पा रहे हैं ना कि ये कहाँ का है? जीएस पेपर थर्ड का मुद्दा है, ठीक है ना? हाँ, तो ये है यूट्यूब पे हमारे जो आपका TWG का ISPCS वाला क्लास है, ये पहली क्लास जा रही है। समझ, एकदम न्यू चैनल है। आप वहाँ इसको सब्सक्राइब और शेयर और सब कुछ कर दीजिएगा, ठीक है? तो आइए थोड़ा सा हम लोग सिलेबस का परिचय लेते हैं ना। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं? ये कुछ मैंने इमेजेस लगा दिया है जो आपदा प्रबंधन को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब जैसे देखिए ये पूरा एरिया जो है कोई क्या दिखाई दे रहा है? जलमग्न दिखाई दे रहा है, राइट? तो जलमग्न दिखाई दे रहा है तो ये किसका है? तो ये बाढ़ है। और बाढ़ भी एक प्रकार के किस्में आते हैं, आपदा प्रबंधन के अंदर आते हैं। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से देखिए इसमें दरारें आपको क्रैक्स दिखाई दे रहे होंगे सॉइल के अंदर। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं? अर्थक्वेक के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? अर्थक्वेक के बारे में बता रहे हैं। समझ रहे हैं? तो अर्थक्वेक भी आपके किस में आएगा? आपदा प्रबंधन में। ये ड्राई है, सूखा भी है। सूखा को भी दर्शा सकते हैं, दरारें भी फट रहे हैं, और इसको ड्राई भी दिखा सकते हैं, तो ड्राई भी है। एंड इसको बता सकते हैं अगर फटी हुई है तो उसको बता सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे भूकंप का भी प्रकोप हो सकता है। तो ड्राई है तो भैया एक प्रकार के जो सूखा होता है, जो बाढ़ होता है, ये सभी आपदा प्रबंधन के अंदर आते हैं। अच्छा, आपदा प्रबंधन कोई आज की बात नहीं है। आपदा प्रबंधन कोई नई बातें नहीं है, हमारे अतीत में भी है।
जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं तो आपको इसमें कई सारे प्रमाण मिलते होंगे। कहा जाता है कि इसका पतन नदियों के में बाढ़ आने के, नदियों में पानी के जल स्तर का बढ़ा, जिससे क्या हुआ, बाढ़ आया, अब पूरा पूरा वहाँ का समुदाय ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। समझ रहे हैं? या फिर आप देखते हैं आग लगने के कारण भी कई जगहों पे या कई जो व्यवस्थाएं होती हैं हमारे मानव समाज का, वो भी पतन हो जाता है। तो कई सारे रीजन ऐसे नहीं इसके इतिहास में नहीं थे, इसके इतिहास में भी प्रमाण मिलते हैं। समझ रहे हैं? तो एक एक मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे विधिवत तरीके से। आइए पहले हम जान लेते हैं इसके सिलेबस क्या है। ठीक है, आइए देखिए। देखिए मेरे भाई, इसमें मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। देखिए क्या है पहला सिलेबस, इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें आपदा, आपदा तथा आपदा के प्रकार। अब देखिए इसमें जब हम लोग आपदा के प्रकार पढ़ेंगे तो मेरे भाई देखो देखो, आपदा के जब प्रकार आप पढ़ोगे मेरे भाई, इसको दो भागों में बांट के पढ़ोगे। एक तो जानते हो आप लोग क्या होगा, प्रकृति जनित होगा, जनित होगा। एक क्या होगा मेरे भाई, प्रकृति जनित होगा। अब ये क्या होगा, हाँ, कृत्रिम जनित, कृत्रिम जनित। तो मतलब कुछ ऐसे आपदा आएंगे जिसमें मानव उसके लिए जिम्मेदार होगा। अब जैसे अगर कहा जाए आपको भोपाल, भोपाल गैस कांड, तो जो भोपाल गैस कांड है वो किसके द्वारा किया गया कांड है, ये मानव द्वारा किया गया है। भोपाल में जो गैस कांड हुआ था उसके लिए जिम्मेदार कौन है हमारे भाई, कौन है, मानव है। तो जैसे भोपाल में जो आपदा है, इसके अलावा जो परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो ये भी एक प्रकार के आपदा में आ रही हैं। अब अगर प्रकृति जनक की बात करेंगे भैया, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। प्रकृति जनक की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे में भूकंप आ जाएगा, भूकंप के द्वारा जो आपदा आते हैं। दूसरी बात इसमें अगर कहा जाए तो जलवायुमुखी, ज्वालामुखी के उद्भेदन से जो आते हैं, भू संखलन हो गया, हिम संखलन हो गया, बादल का फटना हो गया, हीट वेव हो गया, होगा कि नहीं होगा। तो ये सभी चीजें क्या होंगी, ध्यान देना, आपदा के प्रकार होंगे। अभी चर्चा करेंगे एक पर हम। दूसरा, हम दूसरा आपदा प्रबंधन तकनीकी तथा सहयोग। क्या आपदा प्रबंधन जब आ रहा है तो उसके लिए क्या तकनीकी है, क्या बचाव है, हाँ, उसके लिए सरकार हमारे पास किस तरीके से सहयोग हमारा हेल्प करती है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, सरकार किस प्रकार से अगर कहीं पर आपदा आ जा रही है, या कहीं बाढ़ आ जा रहा है, या कहीं भूकंप आ जा रहा है, कहीं हिमस्खलन हो जा रहा है, तो ऐसे में भारत सरकार की क्या योजनाएं हैं, या भारत सरकार किस प्रकार से लोगों को उस बाढ़ से राहत देती है, क्या उनकी योजनाएं, उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ये आपसे जैसे क्वेश्चन आएगा, अब मान लीजिए बिहार में कोसी नदी, आप जानते हैं आए दिन वहाँ पे बाढ़ आता रहता है। अब कोसी नदी में जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कई सारे, बहुत सारे जो उपजाऊ भूमि होते हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। बहुत सारे कृषि जो योग्य भूमि है, जो कृषि ऑलरेडी, जो फसलें ऑलरेडी तैयार हैं, वो फसलें नष्ट हो जाती हैं। फिर सरकार उन किसानों को किस प्रकार से राहत को पहुँचाती है, सरकार उन किसानों को किस तरीके से मदद करती है, या सरकार की क्या योजनाएं होती हैं, या वहाँ पे बार-बार अगर कोसी नदी बाढ़ ला रहा है तो कृषि, एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या सरकार भविष्य में इन योजनाओं से, इस कोसी जैसी बाढ़ के आतंक से बचने के लिए क्या कोई उपाय किया है कि नहीं किया है? क्या इस पे कोई भविष्य में विचार किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? तो इन सभी मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर देखिए आपदा, आपदा से प्रकोप तथा जोखिम। ये जो आपदा आ रहा है तो इसके कितने प्रकोप हैं, कितना इसका प्रभाव दिख रहा है, और इससे कितना जनमानस के ऊपर नुकसान हो रहा है। समझ रहे हैं ना? आपदा तथा प्रकोप तथा जोखिम। तो देखिए आपदा जब आएगा तो उसका जाहिर सी बात कुछ न कुछ क्या होगा मेरे भाई, प्रभाव होगा, प्रकोप होगा, और उस प्रभाव से मानव जनमानस पे, जो जनमानस है उसके ऊपर कितना इसका प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी मुद्दों पे भी चर्चा करेंगे। फिर आपदा प्रबंधन चक्र तथा भारत में आपदा प्रबंधन कार्य, कि आपदा अगर आ रही है, अगर डिजास्टर हो रहा है तो उससे हमारे भारत में किस प्रकार से उसका प्रबंधन किया जाता है, किस प्रकार से हम उसके कार्यों को करते हैं। ठीक है। फिर आपदा प्रबंधन नीति क्या होती है, इस पे देखेंगे। आपदा प्रबंधन में विश्व तथा भारत में ऐसे कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई हैं जो आपदा से लड़ने में सहायता प्रदान करेगी, है कि नहीं है? तो ये आपका कुल मिला के सिलेबस है। अब इन सिलेबसों पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बाकायदे से हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, बोलिए यहाँ तक की बात सही है आपको? तो सिलेबस समझ में आ गया मेरे भाई? आइए, अब सिलेबस समझ आ गया तो सबसे पहले हमारी बात यही होती है कि सबसे पहले हम लोग ये समझ लें मेरे भाई कि आपदा होता क्या है ना। सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि आपदा होता क्या है। आइए, तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे हम लोग आपदा। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे मेरे भाई आपदा।
आपदा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, डिजास्टर बोलते हैं ना। हाँ, DISASTER ना, ये होता है डिजास्टर केस में। ठीक है, अब देखो आपदा है क्या, कोई बताना चाहेगा कि आपदा क्या होता है? अब भाई प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। तो आप कह सकते हो मेरे भाई कि कम समय में या आकस्मिक जब कोई घटना घटे, अचानक कोई ऐसी आपदाएं आए जिसको मतलब अधिक से अधिक जनमानस या पर्यावरण को क्षति पहुंचाए, तो क्या होगा, आपदा होगा। क्या होगा, आपदा। जाहिर सी बात है, कम समय में जैसे हमको पता नहीं था, हम लोग आराम से किसी रोड पे, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड के सड़कों पे, कुल्लू मनाली के सड़कों पे आराम से टहल रहे थे, पर एकाएक हिमस्खलन हुआ। वहां से क्या हुए, बर्फों की बादलें क्या हुई, बड़ी तेजी से फिसली, और जब पिघली, अब पिघल कर एकाएक क्या हुई, रोडों को डैमेज कर दी। काफी लोग क्या हुए, उससे जो यात्रा प्रभावित हो गया, काफी लोग उसमें मारे भी गए। समझ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, तो हमको पता तो था नहीं, एकाएक कोई घटना घटी, और घटना से अधिक जनमानस के ऊपर अधिक से अधिक जो मानव के संरचनाएं हैं, अगर उसका विनाश होता है, उसका नाश होता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, आपदा। तो आपदा का अभिप्राय आप समझ पा रहे हैं, सीधे सीधे कह सकते हैं कम समय में क्या होगा, अनपेक्षित, मतलब कोई हमको मालूम नहीं था, ऐसी घटनाएं क्या हो जाए, घटित हो जाए, और अधिक से अधिक लोग क्या मारे जाए। जैसे बीमारियां भी बहुत सारे हैं, जैसे प्लेग बीमारी एकाएक फैली और कम से कम लाखों 2-2 लाख लोग मारे गए, तो ये भी एक प्रकार की अपने आप क्या है, आपदा ही है। मान लीजिए बाढ़ अचानक आ गया, अब बाढ़ से बचने के हमारे पास कोई उपाय नहीं थे, उससे काफी लोग मारे गए, तो भी एक प्रकार का क्या है, आपदा है। समझ रहे हैं, तो आपदा का अभिप्राय आप समझ पा रहे हैं, जी कम समय में क्या हुआ, अधिक से अधिक जो मानव, वनस्पति, जीव जंतु, ये सभी के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, तो वही क्या कहलाता है, आपदा। ठीक है, तो समझ पाएंगे आपदा क्या होता है। तो कम समय में सीधे सीधे कर सकते हो, कम समय में अधिक से अधिक, ऐसे लिख सकते हैं, अधिक से अधिक जनमानस पर्यावरण, जीव जंतु पर क्या हो भैया, पर अधिक क्षति पहुंचे। तो ध्यान दीजिएगा, कम समय में अधिक से अधिक जनमानस, पर्यावरण, जीव जंतु पर अधिक से अधिक क्या हो, क्षति पहुंचे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आपदा कहेंगे। क्या कहेंगे, आपदा। अब जाहिर सी बात है, जब भी आपदा आएगा तो भैया इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, इसका जो प्रभाव होगा मेरे भाई, वो कहाँ होगा। इसको एकदम सरल भाषा में समझिएगा, एकदम बहुत ज्यादा दिमाग में जटिलता ना लाइए, हर एक चीज को एकदम कंसेप्चुअली। जब आपदा आएगा, अब आपदा किसी भी प्रकार का आएगा, तो बताओ, जाहिर सी बात है, इसमें जीव जंतुओं की मृत्यु होगी कि नहीं होगी। हाँ, इसके साथ साथ शारीरिक चोट भी लगेगा, मतलब शरीर में हो सकता है कोई अंग टूट जाए। हाँ, इस प्रकार की चीजें होंगी। इसके अलावा मेरे भाई, इससे क्या होगा, पर्यावरण नष्ट होगा। क्या होगा, पर्यावरण नष्ट होगा। इससे क्या, शारीरिक चोट होगी, पर्यावरण नष्ट होंगे, और क्या हो सकते हैं मेरे भाई, पर्यावरण नष्ट होंगे, और क्या होंगे, पशु पक्षी आदि की मृत्यु होगी। ये तो मैंने ऊपर लाइन लिख दिया फिलहाल के लिए, पशु पक्षी आदि की मृत्यु होगी। इसके अलावा जो अवसंरचना है मेरे भाई, अवसंरचना का विनाश होगा। समझ रहे मेरी बात को।
तो आप समझ रहे हैं कि जब आपदा आएगा तो आपदा क्या होगा, कम समय में आकस्मिक घटना घटेगी और उस आकस्मिक घटना में क्या होगा, जो हमारे जीव जंतु होंगे, जो मानव होंगे, जो पर्यावरण होगा और संरचना होगा, ये सभी क्या होगा, नष्ट होगा, विनाश होगा। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा। या समझ ले, सीधी सीधी भाषा में कह सकते हो, आपदा का विवरण कहता है जब घटना भारी भरकम रूप पे हो, जब कोई घटना क्या हो, उसका प्रसार हो जाए, बड़े स्तर पे हो जाए, बृहद स्तर पे हो जाए, तो वही किसमें चेंज हो जाता है, आपदा में। बस समझ रहे हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं वो घटना क्या हो, बड़े पैमाने पर हो जाए। अब बड़े पैमाने जो घटनाएं घटती हैं तो उन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं मेरे भाई, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा। बोलो इस बात को आप समझ पाए नहीं समझ पाए। तो आप एक छोटी सी लाइन में आप ये भी बोल सकते हैं, क्या सकते हो, जब घटना बृहद रूप धारण करता हो, जब क्या हो, जब घटना बृहद रूप धारण करता होगा तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे आपदा के नाम से जानते हैं। तो बताइए पहले आपदा आप समझ पाए ना, यहाँ तक की बातें समझ पाए नहीं समझ पाए मेरे भाई, आराम समझ पाए कि कम समय में अधिक से अधिक जब जनमानस या पर्यावरण जीव जंतु पर अधिक से अधिक क्षति पहुंचती है तो उसी को क्या कहते हैं, आपदा। आपदा है या तो जब घटना बृहद रूप धारण कर लेता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा। ठीक है। चलिए इसको फट से आगे कर लिए, फिर आगे बढ़े हम। यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब देखिएगा जरा सा हम लोग देखते हैं आपदा के प्रकार को ना, और फिर एक एक पर हम पढ़ेंगे। आपदा के प्रकार। देखो जी, अगर आपदा की बात करेंगे, आपदा के प्रकार की बात करेंगे, इसे मेरे भाई हम दो भागों में बांट देंगे। कितने भागों में, दो भागों में। अब दो भागों के मतलब क्या होगा, एक तो हम लोग क्या मान लेंगे, जिसको बोलते हैं प्रकृति जनित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकृति। एक तो प्रकृति जनित होता है मेरे भाई, और दूसरा क्या होता है, दूसरा हम कृत्रिम बोल सकते हैं या मानव जनित। क्या बोल सकते हैं, मानव जनित। तो देखिएगा अगर आपदाएं जब आती हैं तो आपदा जो होती हैं तो दो प्रकार से होती है, या तो यह घटनाएं प्रकृति स्वतः घटित करे, यह घटनाएं प्रकृति स्वतः घटित करे, यह घटनाएं प्रकृति स्वतः घटित करे, या तो मानव जनित हो, यह क्या हो, मानव जनित हो। ठीक है, कोई ठीक है। चलो तो देखो अब प्रकृति जनित में जैसे अगर बात करेंगे, अगर मानव जनित कहेंगे तो जायज सी बात है, हो सकता है अगर कोई गैसों का रिसाव हो जिससे अधिक से अधिक लोग मारे जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रासायनिक आपदा कहेंगे। ठीक है ना। तो इसमें अगर मानव जनित देखेंगे तो कैसी आपदा आ सकती है मेरे भाई, रासायनिक आपदा। इसका आप सबसे बढ़िया एग्जांपल दे सकते हैं भैया, भोपाल गैस कांड। इसमें किसको आप एग्जांपल देते हैं, भोपाल गैस कांड। दूसरा आप देखते हैं बहुत सारे ऑलरेडी परमाणु परीक्षण होते रहते हैं, है कि नहीं है। तो परमाणुओं के द्वारा भी कहीं पर अगर परमाणुओं का विखंडन हो रहा है तो उससे भी बड़े पैमाने पर विनाश हो सकता है, तो परमाणु आपदा भी हो सकती है। इन पर चर्चा होगी। अगर प्रकृति जनित कहेंगे तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या आएगा, भूकंप। अब देखिएगा आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर इस चैप्टर को पढ़ना है, इस चैप्टर को बेहतर बनाना है, तो आप सभी मेरे भाई क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, पर कोशिश करूंगा इस पे ऑनलाइन भी पढ़ा दूंगा। तो क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक और जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक को अगर आपने बेहतर ढंग से समझा है तो समझ लीजिए आपका आपदा का जो टॉपिक है 90% ऑलरेडी आपने समझ लिया है। बस उसे जो क्रक्स चीजें उसे निकाल कर बस आपको मैं अलग कर दूंगा। ठीक है, देखिएगा तो इसमें पहला हम भूकंप देख सकते हैं भैया, दूसरा ज्वालामुखी उद्भेदन। हाँ, अब इसे अब इंग्लिश भाषी वाले जो भाई होंगे, भूकंप को क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं, ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं। इस तरीके से इनको भी आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। और किससे आ सकते हैं भैया, चक्रवात, साइक्लोन। तो जो साइक्लोन होते हैं ये भी आपदा लाते हैं, कैसी प्रकृति है। इसके अलावा भूसंखलन, ठीक है, भूसंखलन जमीन का घिसक जाना, अभी सबके बारे में चर्चा करेंगे, भूसंखलन। फिर और किसके बारे में बात कर सकते हैं मेरे भाई, बाढ़ हो गया, क्या हो गया, बाढ़ हो गया। और क्या होगा,
सूखा। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, इससे बहुत ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता है। ठीक है, सूखा हो गया, क्या हो गया, उसी कारण सुनामी आते हैं ना, सूखा हो गया। हाँ, इसके अलावा, हाँ इसके अलावा हीट वेव, हीट वेव हो गया। और कौन हो गया, हीट वेव आ जाएगा। इसी में क्या आ जाएगा, बादल का फटना आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बादल का फटना। हाँ, आपका आपने पढ़ा होगा तड़ित झंझा, तड़ित झंझा पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक में। हाँ, इसके अलावा हिम संखलन, हिम संकलन। तो देखिएगा, ये सभी आप कह सकते हो ये प्राकृतिक जनित आपदा होती हैं। अब ये कैसी होती है, मानव जनित आपदा होती है। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और जब पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि अगर जब भूकंप आ रहे हैं तो भूकंप टॉपिक आपने ऑलरेडी पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है ना, यहाँ सिर्फ हम ये दिखाने चाहेंगे कि भूकंप से जो प्रभाव पड़ रहा है उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसके नकारात्मक पहलू क्या है, सकारात्मक पहलू क्या है, और फिर इन भूकंप से बचने के लिए सरकार क्या योजना करती है, भारत सरकार किस प्रकार का प्रावधान रखती है अपने पास। ठीक है, और हमारे पास क्या सुरक्षा होंगे स्वयं का बचने का। बिल्कुल, तो उसी चर्चा करेंगे ना कि भारत सरकार की आगामी सोच क्या है, हमको पहले से रेड अलर्ट जारी कर दे, हम समझेंगे इन सभी बातों पे। आइए, पर थोड़ी सी हम लोग समझने से पहले थोड़ा भारत के स्थिति का मूल्यांकन करते हैं कि भारत में कौन सी चीजें कहाँ पर है ना। पहले तो यहाँ तक की बातें सबको समझ आ गया है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, ऑलरेडी हमने भारत का एक मैप यहाँ पे ले लिया है आपको समझाने के लिए। अब जैसे आप अच्छे तरीके से अगर समझेंगे तो यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो आपको मालूम है मेरे भाई यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, जब पढ़ाया था तो याद करिए, यहीं पर क्या था, पामीर का पठार, पामीर का पठार, बोलो भाई सही है। यहीं पर क्या था, पामीर पठार। अब इसी को हम लोग पर्वतों का क्या कहते थे, गाठ कहते थे, पर्वतों का गाठ भी कहते थे, क्योंकि यहीं से हिंदू कोश पर्वत, हाँ हिंदू कोश था, बहुत सारे सुलेमान, किरथर, बहुत सारे पर्वतें यहाँ से निकलती हैं। अब आप देखेंगे तो सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ पर्वत ऐसे बताए थे, अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो अच्छी बात है। इस तरीके से तो बताइए, इसको हमने क्या कहा था मेरे भाई, इसको नाम दिया था हमने कारा कोरम नाम दिया था। फिर इसके बाद सेकंड नंबर कौन आता था, लद्दाख आता था, याद आ रहा है। इस वाले को हम लोग क्या कहते थे, जास्कर, जास्कर कहते थे। और इस वाले को क्या कहते थे, कैलाश। बोलो बात सही है। तो ये 4 पर्वत श्रेणियां थी जो कह सकते एक तरीके से ट्रांस हिमालय के हिस्सा थे। ठीक है, इसको भी बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे भी अपना एक प्रमाण छुपा हुआ है। अब देखिएगा, यहीं से आप देखेंगे तो यही हमारे क्या है, ये देखेंगे तो 3 श्रेणियां ऐसे पाई जाती है हिमालय की। ठीक है ना, तो ये जो संरचना मैं आपको दिखाया है, अगर ये संरचना को आप देखने की कोशिश करेंगे, ये संरचना कैसी है, ये किसके लिए बताया जा रहा है भैया, ये क्या है वास्तव में, ये हमारे क्या है मेरे भाई, ये हिमालय है। क्या है, हिमालय है। तो ये देखेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हिमालय। ये रीजन जो है वो किसका है, हिमालय है, क्योंकि यही सब आकलन कर पाएंगे कि कहाँ पर किस प्रकार की आपको आपदा आने वाली है। क्योंकि जब तक आप लोकेशन को नहीं तय कर पाएंगे, आप ये नहीं तय कर पाएंगे कि कहाँ पर किस प्रकार की आपदा आएंगी। अब जैसे आपको हमने लिखने के लिए दे दिया, राइट, कि हिम संकलन हुआ। अब हिम संकलन का आप एग्जाम्पल कहाँ दे रहे हैं, मध्य भारत में दे रही है, हाँ मध्य भारत में दे रही है। तो कम से कम आपको तो पता होना चाहिए ना, हिम संकलन होगा तो कहाँ होगा, हाँ। या फिर हिम संकलन का एग्जाम्पल आपने कहाँ देना चालू कर दिया, दक्षिण भारत में, राजस्थान में दे रहे हैं, हाँ। तो कम से कम लोकेशन तो भारत के बारे में पता होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक फीचर। इसके अलावा मेरे भाई आप जानते हो यहाँ से कौन चीज़ें और आप जानिए, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आप लोग देखे होंगे तो यहीं पर, और इसको इधर से बना सकते हैं, ये जो संरचना है वो किसकी है, ये कौन सा माउंटेन है, इसको हम लोग बोलते हैं अरावली। क्या है मेरे भाई, अरावली है, ये अरावली है। अब यहीं से आप जानते हैं यहीं पर क्या है हमारे पास, क्या है ये बिंधन है। क्या है ये हमारे पास है, ये बिंधन है। अब इसके नीचे आएंगे, ये कटे फिटे क्षेत्र में है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
सतपुड़ा, क्या बोलते हैं? ये सतपुड़ा है ना, इसको क्या बोलते हैं? सतपुड़ा। अगर यहीं पर आप आएंगे इस तरीके से, तो आपको इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। हम उन्हीं भी मुद्दे पे बात करेंगे जो हमको काम है। पश्चिमी घाट या पश्चिमी पर्वत। अब यहीं पर कटे फिटे छोटे छोटे छिद्रों के रूप में ऐसे ही जो पाए जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, ठीक है। अब ये पूर्वी घाट हो गया। अब बीच में अगर यहाँ देखेंगे तो यह क्या है हमारे पास है? अब देखो, अब यहाँ से यहाँ समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या बनता है? तो यहाँ बनता है वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या बनता है? ये बनता है वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। अब आप ये भी संरचना में जानते हैं कि इस साइड में अगर देखेंगे तो क्या है मेरे भाई? अरब सी है, अरब सी है। नीचे अगर साइड में देखेंगे तो आपका क्या है? आपका इंडियन ओशियन है नीचे। इधर देखेंगे तो आपका क्या है? बे ऑफ क्या है मेरे भाई? बंगाल है, ठीक है ना। अब देखो ये बे ऑफ बंगाल है, तो आप समझिएगा मेरी बात को। ये लोकेशन कुछ इसलिए दिखाया क्योंकि आप यहाँ समझ पाएंगे कहाँ पर किस तरीके की बात। अगर मैं कहूँ सूखा जैसी आपदा कहाँ पर आएगी, तो आप जानते हो कि यह वाला एरिया क्या है? थार है। ये वाला एरिया क्या है? थार। तो सूखा वाला जो एरिया होगा कहाँ होगा? यहाँ पाएगा। और कहाँ सूखा पड़ सकता है? तो वृष्टि छाया क्षेत्र जहाँ आएगा, जैसे महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र है, तेलंगाना का कुछ क्षेत्र है, तो यहाँ क्या मिलेगा? सूखा जैसी आपदा मिलेगी। समझ रहे हैं ना। अब आपको बाढ़ अगर पूछेंगे कहाँ मिलेगा, तो ये जो मध्य की मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कैसी आपदाएं मिलेंगी? आपको क्या मिलेंगे? बाढ़ जैसी आपदाएं मिलेंगी। यहाँ क्या मिलेंगी? बाढ़। तो जैसे अगर मैं आपको चर्चा करूँ एक एक बातों का, तो देखिए ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ बात करेंगे तो भारत का जो उत्तर भारत है, तो उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र होंगे, अब इसे क्या कहेंगे? इसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्व के पर्वतीय। अब पूर्व के पर्वत क्षेत्र में क्या आएगा? कैसी आएंगे भू आपकी आपदा? तो कह सकते हैं हाँ सर, भूसंकलन हो सकता है और हिमस्खलन हो सकता है। अब अगर भूसंकलन हिमस्खलन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इन पे चर्चा होगी। देखिएगा, तो अगर मैं कहूँ तो भैया, अगर इनको हम लोग क्या कह सकते हो? इस वाले क्षेत्र को, हिमालय वाले क्षेत्र को मेरे भाई क्या कह सकते हो? तो इनको हम लोग बोल सकते हैं ना, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत के पर्वतीय एवं पूर्व के पर्वतीय, गलती लिया हो क्या? उत्तर भारत के, हाँ, पर्वतीय एवं पूर्व के पर्वतीय क्षेत्र में अगर इस क्षेत्रों में देखेंगे तो किस प्रकार के बाढ़ आएंगे? अगर इसको मान लीजिए नंबर 1, क्या मान लेते हैं? नंबर 1। तो नंबर 1 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? हिमस्खलन हो गया, भूस्खलन होगा। क्या होगा? भूस्खलन, या तो क्या होगा? हिम संकलन। तो हिम संकलन या भूसंकलन जैसी आपदा आपको देखने को कहाँ मिलेगी? हिमालय क्षेत्र में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? हिमालय क्षेत्र में मिलेगी। अब अगर आपसे पूछूं कि इन सभी के पीछे कारण क्या है, अगर इन सभी के अगर भूसंकलन या हिम संकलन हो रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? तो अगर इसके पीछे अगर कारण की बात करेंगे तो देखते हैं इसके पीछे क्या कारण है ना।
चलेगा। तो देखिएगा, अगर भू संकलन की बात करेंगे, हिम संकलन की बात करेंगे, तो भू संकलन अगर हिम संकलन की बात करेंगे तो इसके पीछे कारण क्या है? अगर देखिए कारण की बात करेंगे तो भैया इसमें पीछे कारण क्या बनेगा? कारण में, अब कारण की बात करेंगे, जैसे देखिएगा ध्यान समझिए, और कारण की बात करेंगे तो पहला कारण इसमें क्या दे सकते हैं मेरे भाई? पहला कारण इसमें क्या दे सकते हैं? तो आप कह सकते हो सर इस क्षेत्र में क्या आएगा? भूकंप आ सकता है। और जब भूकंप आएगा तो भूकंप आने से जो पर्वतीय क्षेत्र होंगे उनमें क्या होंगे? हलचल होगी, और हलचल होंगी तो जो वहाँ की चट्टानें बंधी हुई हैं वो टूट कर क्या होंगी? धीरे-धीरे क्या होंगी? नीचे गिरेंगी। चट्टानें टूट-टूट कर क्या करेंगी? नीचे गिरेंगी। तो ये कारण आप किसको बता सकते हैं मेरे भाई? भूकंप को। अब अच्छे से आप समझ सकते हैं कि भारत में भूकंप आएगा कि नहीं आएगा पर्वतीय क्षेत्रों में। अब आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा होगा, हिमालय की उत्पत्ति पढ़ा होगा, तो इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि भूकंप इस रीजन में आएगा कि नहीं आएगा। समझ रहे हैं? अब अगर रीजन भूकंप आ रहा है तो उससे किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आएंगी? तो भूसंकलन, हिमसंकलन जैसी घटनाओं को क्या करेगी? जन्म देगी। और जब भूसंकलन, हिमसंकलन जैसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो इससे हम अपनी बचाव कैसे करें? इस पे चर्चा अभी करते हैं थोड़ी देर में। पहले जान लेते हैं कारण क्या-क्या होगा। इसके अलावा क्या होगा भैया? इससे क्या होगा? और क्या होगा? आप ये भी कह सकते हैं सर बादल का फटना। इस क्षेत्र में क्या होगा? बादल का फटना। अभी समझाते हैं बादल का फटना, इसे भी पढ़ाया गया है। बादल का फटना, बादल फटते हैं तो उससे क्या होगा? अब समझो, बादल फटने की सीधी-सीधी बात समझ लेना। जैसे ना होता है ना, टंकी से पानी खोल दो और बड़ी तेजी से पानी गिरे। उसी तरीके से इस क्षेत्रों में बादल फटते हैं, और जब बादल फटते हैं ना तो ये आकलन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बारिश कितनी अधिक मात्रा में होगी, कितनी देर तक होगी। और जब भारी भरकम रूप में जब बारिशें होंगी तो जो वहाँ की सॉइल होंगे उनके अंदर क्या होगा? लुब्रिकेंट की तरह जैसा काम करना चालू कर देंगे, चिपचिपा जैसी होंगी। और जब चिपचिपा होंगी तो उससे क्या होंगी? जो उनकी दरारें बनेंगी वो टूट-टूट के वो भी क्या होंगे? लैंडस्लाइड के रूप में क्या होंगे? ये नीचे आएंगी। समझ रहे हैं? तो इससे क्या होगा? बादल का फटना भी होगा। और जब बादल का फटना होगा तो इससे क्या होगा? तेज बारिश होगी, क्या हो जाएगी? अच्छा, अत्यधिक बर्फ का जमाव भी कारण बनेगा भैया भाई। अत्यधिक बर्फ का जमाव, तो जो अत्यधिक बर्फ को साथ-साथ में मेरे आप नोट्स बनाते चलिए इसी तरीके से, आपको अलग से टाइम नहीं मिलेगा। और साथ में जब नोट्स बनाएँगे तो माइंड सेटअप बिज़ी रहेगा, और जब बिज़ी रहेगा तो आप हर एक बात को समझते चलेंगे। नहीं ऐसे बैठ के कहानी सुनेंगे और जब क्लास खत्म होएगी कहानी बाहर हो जाएगा, मेंस का पेपर बाहर हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, समझाएँगे आपको, परेशान नहीं होइए। अगर बादल फटना नहीं मालूम है तो हम आपको बताएँगे बादल फटना क्या होता है यहाँ पे। पर हाँ, इतना ही बताएँगे जो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड होगा। ज्योग्राफी कंडीशंस आपको समझाने वाला नहीं। इसको अलग क्लास में पढ़ाऊँगा। जब ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊँगा तो वहाँ बताऊँगा बादल का फटना क्या होता है। ठीक है? और क्या होगा भैया? नदियों के द्वारा कटाव एवं क्या होगा भैया? नदियों के द्वारा कटाव, ये भी एक कारण बनेगा भैया। जब नदियाँ आएँगी, जलस्तर लाएँगे, क्या होगी? नदियाँ क्या करती हैं? मिट्टियों का कटाव कर देंगी। जब नदियाँ मिट्टियों को कटाव कर देंगी तो उससे भी क्या होगा? भूसंकलन जैसी स्थितियाँ जन्म होंगी। इसके अलावा क्या होगा? बादल का फटना हो गया। और फिर क्या हो जाएंगे मेरे भाई? बाढ़। क्या हो जाएंगे? बाढ़। तो बाढ़ भी इसके लिए क्या है? जिम्मेदार है। बोलो, यहाँ तक की बात समझ पाए, नहीं समझ पाए? यहाँ तक की बातें समझ पाए? तो आप समझ रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के आपदा आने की संभावनाएं मिलेगी? भूसंकलन और हिमसंकलन। अब भूसंकलन, हिमसंकलन पर्वतीय क्षेत्र में आएंगी। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इन क्षेत्रों में भूकंप आने की चांसेस अधिक होती हैं। इन क्षेत्रों में बादल फटने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। इन क्षेत्रों में अत्यधिक बर्फ का क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, क्योंकि हिमालय अधिक से अधिक क्या पर है? ऊंचाई पर है। और जब ऊंचाई पर है तो आप अच्छे से पता है कि हम लोग जब 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेरा भाई क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस डाटा को जानते हैं ना? तो ऊपर जाने पर क्या होगा? बर्फ जमते जाते हैं, और उसी बर्फ के कारण जब वो बर्फ जमेगा तो बर्फ क्या करेगा? दबाव बनाएगा, प्रेशर ग्रेडिएंट करेगा, और उस प्रेशर से जहाँ चट्टानें कमजोर होंगी वो टूट कर नीचे की तरफ क्या होगी? घिसकेंगी। और जब नीचे की तरफ घिसेंगी तो यही घटना ही तो क्या कहलाता है? भूसंकलन। यही घटना क्या कहलाती है? भूसंकलन। बोलो, बात समझे नहीं समझे? हाँ, तो देखो इसके अलावा बाढ़। अब बाढ़ में भी कौन सा? फ्लैश फ्लड। अभी बताएंगे फ्लैश फ्लड क्या होता है। चले दूसरी बात करें तो पहला आपने समझा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में कैसी होंगे, तो भूसंकलन और हिमसंकलन। अब आइए अगर भाई हम लोग किसकी बात करें, दूसरे नंबर की बात करेंगे, तो दूसरे नंबर हम लोग किसको लेंगे? भारत के तटीय क्षेत्र में। किसको लेंगे दूसरे नंबर पे? भारत के
तटीय क्षेत्र। अब देखो जी, अगर मैं आपसे कहूँ बताओ अब भारत के तटीय क्षेत्र में किस प्रकार का यहाँ पर आपदा आएगा, तो जाहिर सी बात है अगर भारत के तटीय क्षेत्र में आएंगे तो देख रहे हैं भारत का जो तीनों रीजन है वो तीनों रीजन किससे पानी से घिरा हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत का स्ट्रक्चर बनता है। और जब तीनों तरफ जल स्तर बढ़ा हुआ है, तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ मेरे भाई क्या आएगा, सुनामी आ सकता है। क्या आ सकता है, सुनामी आ सकता है। आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, सुनामी आ सकता है। दूसरी चीजें यहाँ क्या आ सकती है मेरे भाई, चक्रवात आएगा। क्या आएगा, चक्रवात आएगा। तो ये सुनामी और चक्रवात जैसी आपदाएं किस तरीके है, तटीय क्षेत्र में। अब आपको जान के हैरानी होगा, आपको बताऊं कि हमारा जो भारत का तटीय क्षेत्र है 7516.6 किलोमीटर है, और उसमें से आपको बताऊं ना तो लगभग उसमें से 5900 किलोमीटर एरिया पे सुनामी और चक्रवात जैसी घटनाएं घटती हैं। भारत का टोटल तटीय एरिया कितना 7516 किलोमीटर है, और उसमें से लगभग 6000 किलोमीटर एरिया क्या है, चक्रवात तथा सुनामी से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ आए दिन हमेशा सुनामी या चक्रवात जैसी घटनाएं घटती रहती है, लगभग 6000 किलोमीटर एरिया में। यहाँ से यहाँ तक तटीय क्षेत्र मिलाएंगे तो अब सोचिए कितना एरिया सेफ जोन है यहाँ पे, बहुत ही कम। समझ रहे हैं, यहाँ से सुनामी और क्या आएगा मेरे भाई, चक्रवात। अगर सुनामी चक्रवात आएगा बताओ भाई क्या है इसका सबसे बड़ा कारण, क्या है बताओ इसका। अगर मैं आपसे पूछूं कारण क्या है मेरे भाई, क्या है कारण, यहाँ क्यों आ रहा है। अगर यहाँ पूछा जाए तो क्यों आ रहा है तो आप आराम से इसको बता सकते हो, क्योंकि भारत के 3 तरफ से गर्म जल से। अच्छा बताओ अब यहाँ पे जो जल होंगे कैसा होंगे, गर्म होंगे कि ठंडा होंगे, बताओ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन रीजन में जो जल होगा गर्म होगा कि ठंडा होगा, गर्म होगा, क्योंकि हमारा जो भारत है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु में आता है। और उष्णकटिबंधीय जलवायु में अर्थात आप कह सकते हो जब उष्णकटिबंधीय जलवायु होगा तो वहाँ का जल जो होगा वो कैसा होगा, गर्म होगा। और जब वहाँ पे जल गर्म होगा तो आप जानते हैं ना, जब गर्म होता है ठंडा होता है उसी कारण तो क्या बनता है, प्रेशर ग्रेडियंट हो जाता है। और जहाँ टेम्परेचर हाई होगा, जरा सोचो, जब यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ये कैसा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, और उष्णकटिबंधीय जलवायु में टेम्परेचर कहाँ अधिक होता है, अब जानते हो जहाँ टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ प्रेशर लो होता है, और जहाँ प्रेशर लो होता है तो वहाँ जानते हो कि जो विंड का फ्लो होता है, आप बहुत अच्छे से पता है कि सर जो विंड का फ्लो होता है सर वो कैसा होता है, विंड का फ्लो। तो आप जानते हो हाई प्रेशर टू कहाँ होता है सर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। अब बताओ इस क्षेत्र में टेम्परेचर अधिक है, और टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या ग्रेडियंट हो गया, लो प्रेशर। और जब लो प्रेशर हो गया तो हवाएं भरने के लिए इधर आएंगी, और जब आएंगी तो इन्हीं कारण यहाँ पे क्या बनेगा, साइक्लोन बनेगा। क्या बनेगा इस रीजन में, साइक्लोन। और साइक्लोन से लगभग 6000 किलोमीटर एरिया भारत का तटीय क्षेत्र प्रभावित होता है। अब बताइए अभी तटीय क्षेत्र में आप बताइए, मान लीजिए आपको, आप क्या हुआ, आप एज ए डीएम, और डीएम होकर आप किस कैडर में चले गए, तटीय क्षेत्र में चले गए। मान लो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में, तमिलनाडु हो गए, केरला में हो गए, आंध्र प्रदेश में हो गए, यहाँ की पोस्टिंग हो गई। अब आप एज ए यहाँ के डीएम है, तो बताइए अगर आपका जुरिडिक्शन में मान लो यहाँ से यहाँ तक का तटीय क्षेत्र आता है, तो यहाँ से यहाँ तक के लोगों को बचाव के लिए आप क्या करोगे। अगर बाढ़ आ रहा है, सुनामी आ रही है, चक्रवात आ रहा है, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो इसके लिए एज द डीएम होके आप क्या इनके लिए फंक्शन करोगे, क्या कार्य करोगे। आप कभी भी डाटा के पीछे मत भागिए। अब बताइए इसमें ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको याद करने लायक है, नहीं। आप हर एक चीज़ को बस कनेक्ट करते जाइए, आपको याद हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसी पे बस प्रैक्टिस करिए और देखिए फिर आपका तैयारी करना बढ़िया हो जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं। अब इसके पीछे कारण बता सकते हैं भैया, क्या बता सकते हो कि भारत तीन तरफ से गर्म जल से घिरा है। गर्म जल से क्या है मेरे भाई, घिरा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, जिसके कारण क्या बनता है यहाँ पे, लो प्रेशर। क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। और जहाँ लो प्रेशर बनता है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, हवाएं भरने के लिए उस तरफ आएंगे, जब आएंगे तो उससे क्या बन जाएगा, साइक्लोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइक्लोन। बोलो ये दो कारण समझ पा रहे हैं आपको। तो आपने समझा कि तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार की आपदाएं आएंगी, सुनामी जैसी आपदा, चक्रवात जैसी आपदा कहाँ आएंगी, तटीय क्षेत्र में आएंगी। वहीं भूसंकलन, हिमसंकलन जैसी आपदाएं कहाँ पर आएंगी, तो आप समझ पा रहे हैं ये कहाँ पर आएंगी, पर्वतीय क्षेत्र में आएंगी। और आइए और बातें करते हैं। यहाँ तक कि आप लोग सभी लोग एसएस लेना चाहे तो ले सकते हैं, अर्थात स्क्रीनशॉट। और ये क्लास यूट्यूब पे मेरे भाई बिल्कुल फ्री है। अगर क्लास आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है,
तो अधिक से अधिक लोगों को क्या करिए, क्लास को शेयर करते रहिए। अब ये बिल्कुल न्यू चैनल है, अब इस चैनल का ये फर्स्ट वीडियो है TWG के ISPCS क्लास का, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं घटना भाई। आइए जरा सा, अब यहाँ पे बार बार वही पर्वत स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, अब यहाँ सिर्फ आपको मैं समझाऊंगा कहाँ पे क्या होंगे। अब जरा सा अगर मैं आपसे कहूँ तो ये जो बीच का है मेरे भाई, यहाँ पर यही बीच वाला जो है, यही क्या है हमारा मैदानी क्षेत्र है। अगर आपसे मैं कहूँ तो यही हमारे पास क्या है मेरे भाई, ये मैदानी क्षेत्र है। अब कैसा मैदानी क्षेत्र है, किसका मैदानी क्षेत्र है भाई, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। गंगा यमुना की क्या है मैदानी क्षेत्र, जो भी हिमालय रीजन से नदियां निकलती है उन्हीं का मैदानी क्षेत्र है। अगर मैं आपसे कहूँ तो हिमालय की जो नदियां है, तो अगर तीसरी रीजन की बात करेंगे हम लोग, तीसरी हिमालय की नदियां, जो हिमालय की नदियां है, तो हिमालय नदियों में जो आएगा, तो हिमालय नदियों से भी क्या होंगे, आपदा आएंगे। हिमालय की नदियों से भी क्या आएगा मेरे भाई, आपदा आएंगे। और वहाँ कैसी आपदा आएंगी बताओ, हिमालय जैसी नदियां जब आएंगी तो वहाँ कैसी आपदाएं आएंगी, तो हिमालय जैसी नदियों में कैसी आपदा आएंगी, तो कह सकते हो यहाँ पे बाढ़ग्रस्त जैसा क्षेत्र बनेगा। क्योंकि हिमालय नदियां जब आएंगी तो अपने साथ बहुत सारे अवसादों को भी तो लेके आएंगी, है ही नहीं है। तो आप कह सकते हो इन क्षेत्रों में क्या होगा, इसमें क्या होगा, यह क्षेत्र कैसा होगा मेरे भाई, ये कह सकते हो सर यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होगा। अब यहाँ बाढ़ जैसी आपदाएं आपको देखने को मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी आपको, हिमालय के नदियों से जो भी नदी आएंगी उससे क्या होंगे, मैदानी क्षेत्रों में ये क्या बनाएंगे, बाढ़। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात होगा, इसमें अवसादों की मात्रा अधिक होगी। क्या होगी, क्योंकि अभी सोचिए जरा सा, अब देखिए मेरे भाई ये क्या है, ये मेरे भाई क्या है, हिमालय क्षेत्र है, ये हिमालय क्षेत्र है। और जब हिमालय क्षेत्र से यह नदियां मान लीजिए आ रही हैं, यह नदियां इधर आ रही है, कहाँ आ रही है, मैदानी क्षेत्र में आ रही है। और जब ये नदियां मैदानी क्षेत्र में मेरे भाई आएंगी, तो बताओ इनका स्लोप नीचे तरफ हाई है, और जब बताइए स्लोप ज्यादा होता है, स्लोप हाई होता है, तो इरोजन की घटना अधिक होती है, इससे कटाव ज्यादा होता है। और जब कटाव होगा तो इस नदियों के अंदर, हिमालय नदियों के अंदर अवसादों की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक। और जब बताओ अवसादों की मात्रा होगी तो उससे बाढ़ कैसे आएगा, उससे बाढ़ कैसे आएगा। अब जाहिर सी बात है, जब ये नदियां आएंगी, ये नदियां आएंगी, तो मान लो अगर कोई नदियां है मेरे भाई, जैसे मान लेते हैं कि नदियां है, अब ये यहाँ समझिएगा कि मान लीजिए कोई है, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है। अब मान लो ये स्ट्रक्चर बना है, तो मान लेते भाई देखो, अब ये क्या हुआ, अब यहाँ पर ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये किसको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जल को दिखा रहा हूँ। ये नदियां मान लो आ रही है, ठीक है। और जब नदियां आ रही है तो इसी नदियों में, इसमें क्या है मेरे भाई, अवसाद है। और जब अवसाद आएंगे तो अवसाद इनके तलछट्टियों पे जमेंगे, नदियों के तलछट्टियों पे क्या होंगी, अवसादें जमेंगी। और जब जमेंगी तो ये जो जल का स्तर होगा, ये जो जल का स्तर होगा, ये जल का स्तर क्या होगा, उठ जाएगा। इससे क्या हो जाएंगे, तो जो जल के स्तर होंगे वो उठेंगे, और जब जल के स्तर उठेंगे तो ये क्या होंगे, मैदानी क्षेत्रों में क्या होंगे, फैलेंगे। समझ रहे हैं। इससे क्या होगा, जब नदियां आएंगी तो नदियां अपने साथ बहुत सारे अवसादों को लेके आएंगी, और जब अवसादों को लेके आएंगी तो इससे जल स्तर की मात्रा क्या हो जाएगी, नदियों की बढ़ जाएगी। और जब बढ़ जाएंगी तो ये कहाँ तक, यहाँ तक की हो सकती है नदियां अपने मार्ग को भी बदल ले। और जब मार्ग को बदल ले, क्या बताइए, नदियां हमको सब दिन पता है नदियां इस तरीके से चली जा रही हैं, हम तो यहाँ बहुत ही आराम से धड़ल्ले से बैठे हुए हैं, क्योंकि हमको पता है यहाँ तो कोई ऐसी आपदा आएंगी नहीं, नदियां जैसी बाढ़। पर क्या हुआ, जल स्तर की मात्रा इतना अधिक बढ़ा कि पानी मूव कर गया इधर, हम आराम से बैठ के चाउमीन खा रहे थे, चाउमीन साथ बह गए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो कह सकते हो, तो एक प्रकार से क्या होगा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होगा, तो कह सकते हो हिमालय नदियों में क्या कंडीशन बनेगी मेरे भाई, तो कह सकते हो यहाँ पे क्या होगा, इसमें अवसादों की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। इसमें अवसादों की मात्रा अधिक होगी। इसमें क्या होगी मेरे भाई, अवसादों की मात्रा कैसी होगी, अधिक। किसमें, हिमालय नदियों में। हिमालय नदियों में क्या होगी, अवसादों की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक होगी। जैसे एग्जाम्पल अगर बात करें आपको, जैसे सोच लो, आपको एग्जाम्पल की बात करूंगा, जैसे कोसी नदी। अब बताओ कोसी नदी की सबसे खूबसूरत बात क्या है, कोसी नदी, ये समझ लो सबसे बड़ी बात होती है ना, ये मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। और इसे बिहार का
हाँ, अब सोचिए, क्योंकि अब कारण है ना, क्योंकि जो कोसी नदी है इसमें हिमालय के बहुत सारी छोटी-छोटी नदियाँ मिल जाती हैं। और जब छोटी-छोटी नदियाँ मिलती हैं तो इससे क्या होगा, इसके जल स्तर की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और इसके तलछट्टी में अवसादों की मात्रा बढ़ जाती है। और जब बढ़ती हैं तो जैसे ये हिमालय से ये मैदानी क्षेत्र में आती है, बिहार में प्रवेश करती है, तो जल स्तर का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा-पूरा बिहार को ही डुबा के रख देता है। इससे बिहार की एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। समझ रहे हैं इस बात को? तो यहाँ जैसे कोसी नदी, तो कोसी नदी भाई आप बताओ, तो ये मार्ग परिवर्तन के लिए भी जानी जाती है। मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। मार्ग परिवर्तन के लिए भी जाना जाता है। दूसरी बात कहूँगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक। तो इसे बिहार के शोक के नाम से भी जानते हैं। और ऐसी कौन कौन सी नदियाँ हैं जो भारत के में क्या करती है, मैदान लाती है, मतलब कि बाढ़ लाती है। तो इसके अलावा बता सकते हो, घाघरा होगी, गंडक होगी, घाघरा होगी, गंडक हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र। तो ये सभी नदियाँ आप कह सकते हो क्या करती है, बाढ़ लाने के लिए जिम्मेदार होती है। अच्छा, पर इनसे एक प्रॉफिट भी होता है। इससे क्या होता है, जब ये अवसाद लाती हैं तो अवसाद लाने से क्या होती हैं, एक तो पहली बात मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति होती है वो बढ़ जाती है मैदानी क्षेत्रों में, और इससे एक विशाल मैदान का भी निर्माण करती हैं। अगर मैं कहूँ तो यही हिमालय की नदियाँ ही क्या करती है मेरे भाई, तो ये कह सकते हैं यह विशाल विशाल मैदान का निर्माण करती है ना। इससे क्या होता है, एक विशाल मैदान का भी निर्माण होता है। तो बोलो, ये समझ में आए कि हिमालय नदियाँ भी किस तरीके से आपदा लाती है। तो हिमालय नदियाँ किस क्षेत्र में आपदा लाएंगी, हिमालय नदियाँ की कैसी आपदा लाएंगी, किस प्रकार की आपदा लाएंगी, बाढ़ग्रस्त आपदा लाएंगी। और जब बाढ़ग्रस्त आपदा लाएंगी तो कहाँ पर लाएंगी, मैदानी क्षेत्रों में लाएंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, तो नदियों के अंदर अवसादों की मात्रा क्या होती है, अधिक। और जब अवसादों की मात्रा अधिक होगी तो जल स्तर की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब जल स्तर की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये अपने मार्ग को क्या करेंगे, परिवर्तित कर लेंगे, जिससे अधिक से अधिक कृषि को क्या करेंगे, डुबा देंगे, अधिक फसलों को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। समझ रहे मेरी बात को? चलिए, और कहाँ पे आ सकते हैं भाई, और अब बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ सूखाग्रस्त क्षेत्र, तो अगर मैं कहूँ अगला रीजन, अगला सूखाग्रस्त क्षेत्र। अब बताओ मेरे भाई, अब अगर मैं आपसे कहूँ सूखाग्रस्त क्षेत्र कहाँ पर होगा, सूखाग्रस्त क्षेत्र कहाँ पर होगा। अब जाते भाई, जहाँ पे मानसूनी वर्षा की कमी होगी, जहाँ पे मानसून वर्षा की कमी होगी वहाँ वो क्षेत्र कैसा बनेगा, सूखाग्रस्त क्षेत्र बनेगा। तो कह सकते हो सर कि सबसे बड़ी बात है, सूखाग्रस्त क्षेत्र कहाँ बनेगा, जहाँ पर मानसूनी वर्षा की कमी होगी। अब बताओ, अभी जस्ट इसके पहले वाले स्लाइड में आपको समझाया है कहाँ पे मानसूनी वर्षा की कमी होगी, कहाँ पे मानसूनी वर्षा की कमी होगी। तो जरा सा इस वाले पेज को आप देखिए, आप समझ जाएंगे इस वाले को। अब जायज सी बात है, अगर इस वाले को देखेंगे तो बताइए, जायज सी बात है, यहाँ से जब मानसून इंटर करेंगे, क्या क्या कह सकते भाई, मतलब वो गायब हो गया, सही है, चलो ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब आप देखेंगे तो ये मानसून तो इसी चक्रों में होंगे, तो यहाँ तो बारिश होगी नहीं, वृष्टि छाया क्षेत्र है, और प्लस कहाँ बारिश नहीं होगी, थार पे, क्योंकि यहाँ से जब मानसून निकलती है तो सीधे टकराती नहीं, निकल जाती है सीधे सीधे। तो कह सकते हो सर ये जो थार वाला रीजन होगा, राजस्थान वाला रीजन होगा, यहाँ थोड़ा सा महाराष्ट्र वाला एरिया होगा, जो तेलंगाना वाले एरिया होंगे, ये सभी जो रीजन होंगे, इन सभी रीजनों में क्या होगा, आपका बारिश नहीं होगी। तो ये सभी यहाँ पर किस प्रकार की आपदा आपको देखने को मिलेगी, सूखा जैसी आपदा देखने को मिलेगी, सूखाग्रस्त जैसी आपदा। और सूखा जैसे ग्रस्त आपदा को निपटने के लिए भारत सरकार के पास क्या योजनाएं हैं, इस पर चर्चा होगी, पर अगली क्लास में होगी। अभी तो सिर्फ हम लोग ये जान रहे हैं कि भारत में हम ये मूल्यांकन कर पा रहे हैं कि कहाँ पर किस प्रकार की आपदाएं आ रही हैं, क्योंकि अब अगर भौगोलिक रूप से इसे बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे तभी आप आंसर राइटिंग बढ़िया से कर पाएंगे। तो चलिएगा, तो यहाँ आप देखेंगे तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, बताइए ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो आप कह सकते हो सर इसमें कौन सा आएगा, महाराष्ट्र हो गया, कौन सा हो गया मेरे भाई, महाराष्ट्र रीजन हो जाएगा। आपका तेलंगाना बताओ कौन सा हिल है, यहीं पर कौन सा हिल है, कौन सी सीमा है, रायलसीमा, रायलसीमा के ऊपर ही कौन बसा हुआ है, रायलसीमा।
आप लोग तो सब सब मालदा गए सब भूल गए होंगे। हाँ? मालदा गैप मतलब जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी से गाद जो इकट्ठा हुआ उस पे। चलिए कोई बात नहीं, चर्चा करेंगे बाद में। हाँ चलिए, राजस्थान आप लोग पढ़ने में तेज, हम समझ रहे हैं, इस बार आप लोग का यूपीएससी जरूर क्लियर होगा। ठीक है, तीन क्षेत्रों में भी क्या होगा तो कह सकते हो, इन सब क्षेत्रों में अगर देखेंगे महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में कैसा बाढ़ आएगा तो सूखाग्रस्त बाढ़ आएगा। और सूखाग्रस्त बाढ़ आने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे मानसूनी वर्षा की क्या हो जाती है कमी। इसमें क्या होती है, मानसूनी वर्षा की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना। अभी मार देंगे तुरंत है और दिमाग सही हो जाएगा, और शांतिपूर्वक पढ़ सकते हो पढ़ो। नहीं भी हमारे पास ऐसे वाणी होते हैं जिससे अभी तुरंत आपकी खुशियाँ जो होती है ना, हाँ लाइसोजाइम के रूप में आंसू बाहर आने लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के अंदर। आप समझते हैं ना, हमारे पास बातों के घात बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ। तो जाइए उन्हीं से पढ़ लीजिए ना, क्या करना है। चलिए, वो सिर्फ पॉलिटी पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे, मेरे पास आएंगे कुल मिलेगा। चलिए आइए, यहाँ तक की बात समझ में आई। और किस प्रकार से आपदा आ सकते हैं, तो हमने देखो कौन कौन से आपदा देखा, बताइए हमने कौन कौन से देखा। एक तो हिमालय क्षेत्र में आपदा देखा, हिमालय क्षेत्र में कैसा आएगा, हिम संकलन, भू संकलन जैसी स्थिति बनेगी। हाँ, अगर वही दूसरी बात हमने कहाँ देखा, दूसरा किस प्रकार देखा, तटीय क्षेत्र में कैसे आएगा, सुनामी और चक्रवात जैसी आपदा आएंगी। फिर हमने कहाँ देखा, मैदानी क्षेत्र में कैसे आएगी, बाढ़ जैसी क्षेत्र में बाढ़ जैसी आपदा आएंगी। और वही चौथा हमने देखा कहाँ से, सूखाग्रस्त क्षेत्र, जहाँ मानसूनी वर्षा कम होगी वहाँ क्या आएगी, सूखा जैसी आपदा आएंगी। और एक प्रकार से और आपदा आएंगी मेरे भाई, हीट वेव, जिसको बोलते हैं ग्रीष्म लहर। आइए इनको भी समझते हैं, देखते हैं कौन समझेंगे, ग्रीष्म लहर ना। तो पांचवा हमारे पास है हीट वेव, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीष्म लहर। तो यहाँ किस प्रकार के आएंगे, तो यहाँ पर हीट वेव बनेगा, क्या बनेगा, ग्रीष्म लहर बनेगा। क्या बनेगा, ग्रीष्म लहर। अब ग्रीष्म लहर क्या होता है, तो ये ध्यान देना, मानव जनित होता है। एक ऐसा होता है, हीट वेव की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, तो आप कह सकते हो सर ये क्या होता है, मानव जनित होगा। मानव जनित का मतलब क्या होगा, इसके लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है, तो सबसे बड़ी बात है हीमोग्लोबिन, अरे सॉरी हीमोग्लोबिन कर रहे भाई, ब्लड की बात कर रहे हैं, ग्लोबिन वार्मिंग। यहाँ ब्लड की चीजें आ गई, सॉरी कोई बात नहीं, दिन भर कई क्लासेस चलती रहती है ना भाई, इसलिए कुछ डाटा इधर का उधर हो जाता है, पर समझिएगा। मानव जनित में क्या होगा भैया, आपका इसमें क्या आएगा, ग्लोबल वार्मिंग घटना। जब ग्लोबल वार्मिंग घटना होगी तो वहां पर हीट वेव क्या होगा, जो हीट वेव होगा क्या होगा, बढ़ेगा। जब हीट वेव बढ़ेगा तो उसके कारण भी वहां पे क्या होंगे, क्या बनेंगे आपके, सूखा जैसे कई सारे यहाँ पे भी आपदाएं आने की संभावना बनेगी। अब जाहिर सी बात है, उत्तर भारत एवं मध्य भारत के क्षेत्र में देखेंगे सामान्य से अधिक तापमान मिल रहा है। अगर अब इस समय अगर हम लोग बात करेंगे तो जो तापमान है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में, जो तापमान है पहले का अपेक्षा तब यहाँ के तापमान का जो औसत है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। इसके पीछे रीजन क्या है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। अब इसे बताओ, समानता भारत में 30 से अधिक आपदाएं भी ध्यान देना आती रहती है। तो कह सकते हो उत्तर भारत एवं मध्य भारत के क्षेत्र में, उत्तर भारत एवं मध्य भारत क्षेत्र में तापमान की मात्रा अधिक हो रही है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये तापमान अधिक हो रहा है तो इस क्षेत्र में कई सारे हो सकता है रोग जन्म ले या हो सकता है बहुत सारे मानव जीवन के ऊपर क्या करे, प्रभाव डाले। तो ये भी कहीं ना कहीं एक आपदा का क्या है, कारण बनता है। और जान लीजिए समानता भारत में 30 से अधिक आपदाएं भी पाई जाती है भारत के अंदर से। अभी तो मैंने सिर्फ 4-5 आपको मेजर टॉपिक बढ़ाया ना। अगली पॉइंट ही बात करते हैं, भारत में सामान्यतः 30 से अधिक आपदाएं पाई जाती हैं। ठीक है, 30 से अधिक आपदाएं भारत के अंदर क्या हो जाती हैं, पाई जाती हैं। चलिए यहाँ तक की बात हो गया।
आइए एक पॉइंट और समझते हैं, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है। हम समझेंगे भारत के भूभाग में कौन कौन से कितना क्षेत्र आपदाग्रस्त क्षेत्र है। भारत के भूभाग पर आपदाग्रस्त क्षेत्र, आपदाग्रस्त क्षेत्र। सर ये हाँ। जो कोविड है हाँ ये आपदा ही है। बिल्कुल, बीमारी के अंदर आएगा ना, बीमारी के अंदर आएगा। अभी जब बाढ़ आएंगे तो बाढ़ की जब कमियां अच्छा ये बताऊंगा तो हाँ समझ में आएगा आपको। चलिए अब देखिए यहाँ से अब आपको बताऊं कि भारत का जो क्षेत्र है भूकंप से लगभग मेरे भाई 60% क्षेत्र, 60% क्षेत्र भारत का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरा भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 60% क्षेत्र किससे प्रभावित होता है? भूकंप से। इतने क्षेत्रों में भारत में क्या आती है? भूकंप आता रहता है। वहीं पर दूसरी बात करेंगे चक्रवात। अगर चक्रवात की बात करूंगा मेरे भाई तो ये लगभग 8% क्षेत्र पर है। कितने परसेंट क्षेत्र पर है? 8% क्षेत्र पर क्या आता है? चक्रवात आता है। वही तीसरी बात करूंगा तो बाढ़ तो बाढ़ लगभग 12% क्षेत्र में आता है। 12% क्षेत्र में क्या आता है? बाढ़ आता है। अब समझिएगा बाढ़ से लगभग 78 से 80 लाख हेक्टेयर जमीन डूब जाती है। 78 से 80 लाख हेक्टेयर जमीन क्या हो जाती है? डूब जाती है सिर्फ बाढ़ से भारत के अंदर। सिर्फ 12% बाढ़ और 7% है। अब सुनिए 12% बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होता है। वहीं अगर आपसे कहूं तो कृषि योग्य भूमि, ध्यान देना कितना जो कृषि, बाकी ऐसी तो भूमि हमारे अंदर बहुत है ना, जो कृषि योग्य भूमि है मेरे भाई, कृषि योग्य भूमि, तो कृषि योग्य भूमि का भूमि पर 65% सूखा पड़ता है। हाँ अब सोच लीजिए जरा सा कि जो अभी अन्य प्रकार की भूमि छोड़ दीजिए, बंजर भूमि छोड़ दीजिए, जिसपे खेती होती है उन खेतियों पर भी 65% सूखा पड़ जाता है। अब सोचिए इस 65% मतलब 35% मात्र किसी एक भूमि पर खेती हो पा रही है, बाकी सूखा कारण पूरी फसल नष्ट हो जा रही है। ये आपका आकलन है, समझ लीजिए भारत की स्थिति है, समझिए। इसके अलावा भारत के जो तटीय क्षेत्र है, भारत के तटीय क्षेत्र, आप जानते हैं भारत का तटीय क्षेत्र कितना है मेरे भाई? 7,516.6 किलोमीटर है। अब इतना है, आप बताओ इतने में, आप बताओ इतने में से 5700 किलोमीटर, 5700 किलोमीटर ध्यान लेना सुनामी तथा चक्रवात से प्रभावित होता है। सुनामी तथा चक्रवात से प्रभावित है। समझ आ रहा है? इतना क्षेत्र ध्यान देना है। अगर 7,516.6 किलोमीटर में से 5700 किलोमीटर सुनामी तथा चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है। कौन? तटीय क्षेत्र, केवल भारत का रीजन का, समझ रहे? ये भी देख लीजिए। भारत के पूर्वी तट में चक्रवातों से अधिक प्रभावित क्षेत्र है। भारत का जो पूर्वी तट है वो चक्रवात से, अगर दोनों बात करेंगे तो सर्वाधिक पूर्वी तट प्रभावित है या पश्चिमी तट है? तो पूर्वी तट चक्रवातों से क्या है भैया? अधिक प्रभावित है, यहाँ संभावना अधिक होती है। अगर आपको बताऊं ना चक्रवातों का अगर आप रेशियो निकालना चाहेंगे तो अरब सागर ले लीजिए, एक तरफ अरब सी ले लिया हमने, एक तरफ क्या ले लिया? बे ऑफ बंगाल। क्या ले लिया? बे ऑफ बंगाल। तो अगर इनका रेशियो देखने चाहेंगे, कोशिश करेंगे मेरे भाई, तो एक रेशियो कितना है? 4 है। इसका? चक्रवात का। अब सोचिए अगर अरब सागर में एक बार चक्रवात आता है तब भर में बंगाल के खाड़ी में कितनी बार आ जाता है? 4 बार। तो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र चक्रवात का कौन सा है? तो आप बता सकते हैं कौन सा हमारा? ये है। हाँ, इसके अलावा सबसे बड़ी बात है भारत में रासायनिक, जैविक एवं परमाणु जैसी आपदा भी पाई जाती है। समझ रहे हैं? ये इस प्रकार से क्या होता है, हमारा भारत का भौगोलिक क्षेत्र पूरा विभाजित है, इस प्रकार से भूकंप आता है, इस प्रकार से आपदाएं आती है। तो क्या आप ये फर्स्ट क्लास में समझ पा रहे हैं कि हमने सिलेबस का पूरी तरीके से आपको परिचय दिया? इस सिलेबस में हमारे अंदर क्या क्या है, आपदा प्रबंधन के अंदर किस पेपर का मुद्दा है, जीएस पेपर 3rd का मुद्दा है। फिर हमने आपको इसमें समझाया कि आपदा होता क्या है, आपदा के प्रकार क्या होते हैं, और भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कौन कौन से क्षेत्र किस प्रकार के आपदाओं से ग्रसित है।
और हमारा भौगोलिक भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, कहाँ पे कितनी कितनी प्रकार की कौन कौन सी आपदाएं आती हैं, इन सभी पर विधिवत चर्चा किया। अब कल हम लोग का जो टॉपिक होगा, कल की टॉपिक क्या होगी मेरे भाई, कल हम लोग पढ़ेंगे बादल का फटना। और कल हम लोग पढ़ेंगे बादल का फटना, अब किस प्रकार से बादल फटता है, अब किस प्रकार से बादल से हमारे यहाँ क्या होता है, आपदाएं आती हैं, और उससे बचने के क्या उपाय हैं, इस सारे तर्कों पे बात करेंगे। तो मिलते हैं तब तक के अगले क्लास में, और फिर आप लोग अधिक से अधिक क्लास को क्या करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।